ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और किसी ने मुझे बड़ी मजे की वीडियो भेजी है, मैंने अभी तक नहीं देखी। उसमें उसने मुझे ये कहा है कि हारिस भाई प्लीज इस पे रिएक्शन दें, इसके अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज छुपा हुआ है जो आपको बड़ा पसंद आएगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, और ये बंदा जो भी है ऑब्वियसली मुझे ये बड़ी अच्छी तरह से समझता है कि कौन सी चीज मुझे इंजॉय करेगी, कौन सी चीज किस चीज के ऊपर मुझे रिएक्शन देना चाहिए, तो उसके ऊपर एक अच्छी वीडियो आएगी। तो ऑब्वियसली मैं जरा इसके सिर्फ टाइटल पे जा रहा हूँ, गजा के साथ गद्दारी, RCM जंप्स इन। अब ये मुझे नहीं पता RCM क्या है, और ये हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, फेमस बायोलॉजिस्ट, फेमस इकोनॉमिस्ट, फेमस एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इस्लामिक स्कॉलर कैसर राजा, उसका जिक्र हो रहा है। उसने एक वीडियो बनाई है। तो आगे जाने से पहले मैं इतना बता दूं, अभी कुछ अर्सा पहले, 1-2 हफ्ते पहले इसने मुझे डिबेट का चैलेंज भी किया, जो ऑब्वियसली मैंने तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं समझा, बिकॉज एक दफा हो चुका है। अब इसने पहले जो गुल खिलाए हैं उसके ऊपर अब क्या जाना। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि राजे के साथ, बेचारे के साथ मसला ये है कि इसको बहुत बड़ा डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। ये अपने आप को हर चीज का एक्सपर्ट तो समझता है, लेकिन ये एक्सपर्ट नहीं। मेरी डिबेट जाकर देखिएगा, इसने सही हदीसों को गलत कह दिया, कुरान शरीफ के जो तर्जुमे हैं उनके अपने तर्जुमे बना लिए। इसने जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं या जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं, क्लासिकल स्कॉलर जैसे अल जलालैन, इब्न कसीर वगैरह, उनको ट्रक के नीचे फेंक दिया। जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनको भी ट्रक के नीचे फेंक दिया। और ऐसी ऐसी गप्पे मारी उस डिबेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सूरह तलाक की जो चौथी आयत है उसके ऊपर अपना ही ऐसा तर्जुमा दे दिया, जो इसके साथ जो बैठते थे मुफ्ती यासिर वाइजी साहब, उन्होंने भी बेचारों ने कानों को हाथ लगा लिए। वो भी आगे इसको कहते रहे कि जरा इसकी कोई तफसील दे दें। उसने अभी आज तक उसकी तफसील नहीं दी। एंड में कहता नहीं, मैं इनके सामने तफसीरों के जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ उसको अपने मकसद के लिए यूज करते हैं। हमारे मकसद को भूल जाओ, अपनी आवाम को तो जवाब दो। तो ये ऐसे सुधरियां क्यों छोड़ता है इतना से बात? तो उसकी वजह सिंपल सी है कि आप देखें, ये इसका चैनल है, सबसे ज्यादा इसको व्यूज किसने दिए? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इसको जो व्यूज दिए वो किसने दिए? वो मैंने दिए। तो बस इसीलिए बेचारे को शौक है कि फिर से किसी तरह रेलेवेंट हो जाए। क्या अब इसके साथ किस चीज के ऊपर डिबेट करूं? मुझे कहता है एवोल्यूशन के ऊपर मेरे साथ डिबेट करो। ना तो आप बायोलॉजिस्ट हो, कॉन्ट्ररी टू योर ओन ओपिनियन, और ना मैं बायोलॉजिस्ट हूँ। इसलिए तो खैर किसी को किसी के साथ डिबेट करने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी खोलो, उर्दू में उसके साथ बात करो, जो जहन में सवाल है उससे सवाल पूछो, तो आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जो इसकी अब ये गजा के हवाले से कोई वीडियो छोड़ी है, तो जरा देखते हैं कि इसके ऊपर मोहतरम सरकार क्या फरमा रहे हैं। तो जरा इसको थोड़ी तेज कर देते हैं, क्योंकि आई नो पेशेंस के साथ रहिएगा। बताया ये गया कि इसके अंदर कोई मजे का सरप्राइज छुपा हुआ है। तो चलें देखते हैं ये क्या कह रहा हूँ। जरा ये वीडियो देखिएगा। सारे अरब मुल्क मिलकर भी एक इसराइल की बदमाशी को नहीं रोक सकते। और आप देखें वो लेजिटिमाइज ही होगी बदमाशी। अब दोबारा से कितनी बीमारी हो रही है। जो बेचारे गए थे उन खंडान में रहने के लिए, फिर ऊपर से बम गिरने शुरू हो गए। तो तमाशा ही देख रहे हैं ना, 1.5 साल हो गया। और अगर मुझसे पूछा जाए, पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर ये इंजीनियर साहब लगता है मेरी वीडियोस को बड़ा गौर से देख रहे हैं कि मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाह। कितने सारे फिलिस्तीनी हैं, सारे भी मिला लें 80 लाख के करीब बनते हैं, 8 मिलियन। आज साकिब, ओह दिस इज एक्चुअली अ मेजर शिफ्ट। जहां तक मुझे समझ आया, ये मुफाहमत की बात कर रहे हैं, ये वही बात कर रहे हैं जो जियोपॉलिटिक्स में कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। और एज अ पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तानी जो दो कौमी नजरिए के मानने वाले हैं, जिन लोगों ने आइडियोलॉजी के नाम के ऊपर मुल्क का बंटवारा किया, वही लोग कह रहे हैं कि इसराइल आइडियोलॉजी के नाम के ऊपर बंटवारा नहीं कर सकता। दुनिया अगर इस बात की मुखालफत करे कि आप एथनिसिटी या रिलीजन की बेस के ऊपर बॉर्डर्स नहीं बना सकते, तो उनकी तो सेंस बनती है। ये कैसे कह सकते हैं दो कौमी नजरिए वाले? ये एथनिसिटी के ऊपर तो इन्होंने नहीं मुल्क बनाया, क्योंकि पंजाब के जो इंडिया के पंजाबी हैं वो भी बेचारे पंजाबी थे, हम लोग भी पंजाबी थे। क्या डिफरेंस था जी? मजहब का डिफरेंस है, यानी आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। चलो ये दीवार काट देते हैं, बीच में मुल्क बना देते हैं, आर्टिफिशियल लाइन बना लेते हैं। तो जब ये आइडियोलॉजी के नाम के ऊपर मुल्क बना सकते हैं, उसी नजरिए को अपनाते हुए ब्रिटेन ने वही फॉर्मूला अप्लाई किया इसराइल के ऊपर। जो उस वक्त कोई स्टेट नहीं थी, वो ब्रिटिश मैंडेट था। उससे पहले वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। वहां पर यहूदी भी रहते थे, अरब यहूदी भी रहते थे, जिनको मिजराही ज्यूज बोला जाता है। और आज भी इसराइल की पॉपुलेशन का 60% हिस्सा मिजराही ज्यूज है, यानी वो अरब ज्यूज हैं। ये जो दिखा देते हैं ना, नेतन्याहू पोलैंड से आया है, तो ये सारे गोरे वाले जो हैं यूरोपियन, ये पोलैंड से आए हैं वगैरह वगैरह, वो तकरीबन 30% हिस्सा बनते हैं पूरे इसराइल का। जो उनके ज्यादा यहूदी हैं वो तो सारे अरबी हैं। और वो कहां से भेजे हुए हैं? यमन से मारमूर के भेजे हुए हैं, इराक से मारमूर के भेजे हुए हैं, और ये सारे नॉर्थ अफ्रीका से मारमूर के उधर इसराइल में वो चले गए। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान का जो नजरिया था कि कहीं से भी इंडिया के कहीं से भी मुसलमान पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं, जैसे महाजिर यूपी से आए, तो महाजिरों का क्या काम था भाई पाकिस्तान में आने का? बाद में यूपी वाले जो मुसलमान थे उनका क्या काम था यहाँ पे आने का? भाई ये तो पंजाब के पंजाबियों को यहाँ पे रहना चाहिए था। नहीं, क्योंकि इन्होंने आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर एक मुल्क बनाया कि जहां पे भी इंडिया के मुसलमान है वो पाकिस्तान में आ सकते हैं ना। ऑब्वियसली वो सारे नहीं आए और आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का मामला था, लेकिन वो आ सकते थे अगर वो आना चाहते। तो वही काम इसराइल में भी हुआ कि उन्होंने, अब हमने एक स्टेट बना दी यहूदियों के लिए, जो कि उनकी एंसेस्ट्रल प्लेस है। यहाँ पर तो कोई एंसेस्ट्रल का भी कोई आर्गुमेंट नहीं था। यहाँ पे तो प्योर, या तो होता ना, इंडिया कह रहा था कि हमने हिंदू स्टेट बनना है, हमारा आइन हिंदू होगा, तो चले आप कहते हैं कि हाँ भाई ये तो खिलाफ वर्जी है हमारे इंसानी को, तो चले। तो ये तो इनकी मुनाफिकत यहीं से पकड़ी जाती है। लेकिन आगे देखते हैं क्या कह रहा हूँ। बिला शेख को भी एक ये मोहतरम रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर मिर्जा, उम्मीद है आपकी भी ठीक होगी। गजा के गद्दार खुल खुल के सामने आ रहे
ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لیکن پہلے شاید لوگوں کو کوئی حسن ظن تھا کہ شاید یہ ایسے نہ ہو جیسے نظر آتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب میں ان کو RCM یعنی کہ رینڈ کارپوریشن مسلمز کہتا تھا تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا تھا, لیکن کیا اب بھی کسی کو شک ہے کہ RCM کا مطلب رینڈ کو مسلمز. رینڈ کو تو ایک کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے جو ساری دنیا کے اندر جو چھیڑخانی ہے, ڈیسٹیبلائزیشن ہے, وہ رینڈ کور کرا رہا ہے. تو یہ اس کو رینڈ کور مسلم سے مطلب رینڈ کارپوریشن نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے سوائے اس کے کہ جو بھی ان سے ڈفرنٹ اوپینین ہوتی ہے وہ یا تو بکا ہوا ہے یا وہ یہودی ایجنٹ ہے. ان عقل کے اندھوں کے پاس کوئی تھیوری ہے, کوئی لاجیکل آنسر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو غزہ میں لوگ مر رہے ہیں, جن کو یہ راجے تڑکونے جیسی شکل والے کہتے ہیں کہ مری جاؤ, لیکن زمین کا حصہ نہ ہاتھ سے جانے دو. ابھی پتہ چل جاتا ہے کتنا حصہ. مسلم دنیا جتنے بھی مسلم ملکوں کو ہم شامل کریں تو ان کا ٹوٹل ایریا بنتا ہے 30 ملین اسکوائر کلومیٹر, اور غزہ کتنا, صرف 365 اسکوائر کلومیٹر. یہ بنتا ہے جی 0.0012%, یعنی پوری مسلم دنیا کا بائی ایریا یہ بنتا ہے 0.0012%. اتنے سے حصے کے لیے, یعنی کہ میرا پورا جسم ہے اس کا ایک ناخن ہے, یہ اس ناخن کے ایریا کو بچانے کے لیے اپنے اب تک تقریباً 1 لاکھ لوگ مروا چکے ہیں, اور مزید کہہ رہے ہیں کہ باقی کے بھی مرتے چلے جائیں. چلیں جی ہم آگے چلتے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی اصلیت. اور اگر ہم اسرائیل کو شامل کر لیں تو پورا اسرائیل جو ہے پوری عالمی اسلام کا بنتا ہے 0.076, یعنی 0.1 بھی نہیں بنتا. اتنا سا ایریا ہے جس کو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ سارے مری جائیں. یہ اس کے پیچھے سمپل سی وجہ, کیونکہ یہ جو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ راجے روجے جیسے لوگ, ان کا تو کچھ نہیں جا رہا. اس نے تو ڈچ پاسپورٹ بھی رکھا ہوا, جو سب سے بڑا اس وقت اسلاموفوب ہے دنیا میں, جو رسول اللہ کو اور اسلام کو ننگی گالیاں دیتا. گرت ولڈرز, جس کی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے نیدرلینڈز میں, جس کا پاسپورٹ ہے اس کے پاس, اس کے منہ سے آج تک ایک لفظ نہیں نکلا گرت ولڈرز کے بارے میں. کیوں؟ پتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ چلا جائے. کرنی نفرتیں کافروں کے ملک سے پاسپورٹ ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں کہ وہی اسی طرح وہ جو جاہل عظیم ہے بڑی باتیں کرے گا. وہ جب اس کے اوپر وہ قصہ چلا, جب کیونکہ زبان ان کی تھوتنی ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور ان کے فاؤنڈیشنز ویک ہوتی ہیں, تو اس نے وہ سندھ کے لوگوں کو پتہ نہیں بغیرت کہہ دیا, کچھ کہہ دیا. اس کے بعد پاکستان سے بھاگ گیا. بھاگا کہاں پہ؟ امریکہ یا کینیڈا میں بھاگ. رکھے ہوئے پاسپورٹ انہوں نے باہر کے ملکوں میں, اور لوگوں کو چونا لگانے کے لیے پاکستان میں آ جاتے ہیں. ظاہر بات ہے ان کو پتہ ہے ان کا جو چونا ہے یہ باہر کے ملکوں میں تو نہیں بکنا. خیر باہر کے ملکوں میں بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی آ گئی, جاہلوں کا ٹولہ آ گیا جو وہاں پر بھی چھیڑخانیاں کر رہا ہے. لیکن اب دیکھ لیں وہاں پہ ڈنڈے پھرنا شروع ہو گئے. وہ جو محمود خلیل امریکہ کا گرین کارڈ ہولڈر, اس کا کینسل کر دیا, رہتا امریکہ میں اور کہتا ہے ہم نے امریکہ کو تباہ کر دینا. تو جب اس کا گرین کارڈ کینسل کیا تو عدالت چلا گیا معاملہ. عدالت نے بھی کہہ دیا کہ ہاں اس کو ڈپورٹ کیا جا سکتا. اب رو رہے ہیں. اس کی بیوی پریگننٹ ہے, وہ بھی حجابی مسلمان. وہ کہہ رہی میرا ہسبینڈ اپنے بچے کی پیدائش کو نہیں دیکھ سکے گا. تمہیں کس نے روکا ہے؟ تم بھی چلی جاؤ اس کے ساتھ لبنان, جہاں سے وہ آیا. وہ فلسطینی ہے لیکن لبنان سے آیا تھا. تو تم بھی چلی جاؤ ادھر لبنان اس کے ساتھ اپنے بچے کو پیدا کرنے کے لیے. نہیں, پیدا کرنا ہے امریکہ میں تاکہ سٹیزن شپ وہیں کی ملے. رہنا امریکہ میں, اسی ورلڈ آرڈر کے اندر ان بے شرموں نے رہنا ہے جس ورلڈ آرڈر کی دن رات گالی گلوچ کرتے ہیں. تو اتنے سے 0.0012% حصے کے لیے 50,000 مروا چکے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں مزید مرو. زمین کا ٹکڑا ہاتھ سے نہ جانے دینا. وہ کیوں ہے؟ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ ان کی جروسلم کے اوپر وہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن یہودیوں کو مسلمان چن چن کے ماریں گے, اور پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو پتھر بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, مسلمان مار اس کو آ کے. صحیح بخاری کی. یہ ہے ان کی ریلیجس فینٹیسی. اس وجہ سے ان لوگوں کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں. وہ غامدی صاحب, حسن علیہ صاحب مذمت کرنے کا ایک جملہ ان کے منہ سے نہیں نکلتا. گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں, اس پہ بات کی جا سکتی ہے, اس پہ بیانیہ موجود ہے, اس پہ ایسے ہے اور اس پہ ویسے ہے, آئیں بائیں شائیں کر کے آخر میں ایک بات بتاتے ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت اپنی شکست تسلیم کر کے ری بلڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ جو ڈیفیٹ ہے what will that look like, وہ ہوگی. میں بتا دیں. چلیں آپ بتائیں. یعنی 50,000 بندے مر گئے, نہ آپ کے پاس آرمی ہے, آپ نے ان کو جا کے انگلی کی, شیر کے منہ میں ہاتھ دیا, ان کے عورتوں کو منہوں پہ سروں پہ گولیاں ماری, ان کے بچوں کو مارا, لوگوں کے شول جو بیلچے سے لوگوں کی گردنیں کاٹیں. اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ وہ سارا ویڈیو میں, اچھا اسرائیلیوں نے نہیں وہ ویڈیوز ریلیز کی, خود انہوں نے ویڈیوز ریلیز کی. یہ ویسے ہی ہے جیسے جب وہ TTP والوں نے پاکستان میں آ کے پاکستانیوں کے فوجیوں کے بیچاروں کی گردنیں کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلے تھے, تو پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا, او ان کو مارو, یہ کیا ہو گیا. اسرائیل کہتا اچھا آپ نے ہماری 1200 شہریوں کو مار دیا ہے, چلیں کوئی نہیں, پپی کریں, آپ انجوائے کریں. یعنی یہ ان ڈفروں کی, یہ ان کی عقل کا حال ہے. وہ ایسی ہوگی کہ غزہ کو خالی کر دیا جائے, اور جو باقی فلسطینی ہیں جو ویسٹ بینک میں ہیں, مغربی کنارے میں ہیں, وہ بھی کہیں آگے پیچھے ہو جائیں. یہ سارے کا سارا علاقہ انیشلی اسرائیل کا ہو جائے, اور اس کے بعد پھر جو گریٹر اسرائیل ہے اس پروجیکٹ پہ کام شروع ہو. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس پروجیکٹ نے کہاں تک آنا ہے. اس نے سعودی عرب میں جانا ہے, اس نے سیریا میں جانا ہے, اس نے جورڈن میں جانا ہے, اس نے عراق میں آگے پیچھے جتنا بھی علاقہ ہے, یہ سب گریٹر اسرائیل کا ایک پروجیکٹ ہے. اور اس پروجیکٹ کو انیبل کرنے والے ظاہر سی بات ہے امریکن ہیں, اور ان کی جو لوگوں کی ذہن ساز. اب یہ سوچتا ہے کنسپیریسی, یہ کون ہے یہ کنسپیریسی تھیوریاں بنانے والے, یہ کون لوگ ہیں؟ ساری دنیا کے لوگ تمہاری طرح کے ایکسپینس
एक्सपेंशनिस्ट नहीं है। क्या वजह है कि इंडिया ने अपने मुल्क का 30% हिस्सा गवा दिया और आज वो शुक्र करते हैं, उनको कोई ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश वापस उनके मुल्क के अंदर आ जाए, कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि इन लोगों के साथ हाथ मिलाना भेड़ों के छते में हाथ डालने के बराबर है। पूरी दुनिया के लोग तुम लोगों से दूर भागते हैं, तुम्हारी जमीनों को नहीं हथियाना चाहते। गजा का मसला, गजा को 2005 में इसराइल ने अपने यहूदियों को के बालों से खींच के उनको वहां से निकाला था कि गजा को ये हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, गजा को टोटल मुसलमानों के कंट्रोल में दे देते हैं। तो क्या हुआ जी, उन्होंने वहां पे जो पीएलओ थी उनको मोटरसाइकिलों से घसीट के उनकी हुकूमत छीनी, सॉरी हुकूमत नहीं छीनी, इलेक्शन हुए, हमास ताकत में आई 2005 के इलेक्शनों में, और उसके बाद से आज तक हमास वहां पे था। ये डफर लोग हैं, ये जंगली लोग हैं, ना इनको डेमोक्रेसी की समझ है, ना इनको इंसानी हकूक की समझ है। बस इनको एक ही चीज से मतलब है कि जो जमीन है दुनिया पे सारों को हथियार। इस्लाम की डॉक्ट्रिन का हिस्सा। आई एम नॉट इंडिविजुअली क्रिटिसाइजिंग इंडिविजुअल मुसलमान, क्योंकि ये कल्चर्स की बात है, ये आइडियोलॉजीज की बात है। जैसे कम्युनिज्म एक नजरिया है, कम्युनिस्ट नजरिए को क्या था जी, हमने एक्सपोर्ट करना कम्युनिज्म को, तो क्लैश किसके साथ होगा, जो डेमोक्रेसीज है। फैशिज्म का नजरिया था, हमने एक्सपोर्ट करना अपने फैशिज्म, अपनी आइडियोलॉजी को, वो क्या था जी, कम्युनिस्ट को खत्म करना, डेमोक्रेसी को चैलेंज करना। उसी तरह इस्लामिज्म का जो आइडिया है दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का, वो यही है कि दारुल हर्ब में हमने उनके कब्जे करके उनको अपने मुल्कों के अंदर जम करना। उधर स्पेन तक क्या करने गए थे, बाजियों के रिश्ते ढूंढने गए थे वहां पे। तो ये इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्ट कर रहा। वो कौन सा इसराइल का ग्रेटर इसराइल, मैं बचपन से सुन रहा हूँ ग्रेटर इसराइल। वो बेचारे उन्होंने रिसीड किया, बेचारे नहीं है, वो भी अपने इंटरेस्ट के हैं, जाहिर सी बात है, वो मुल्क उनका बन गया, वो कैसे अपने मुल्क, चाहे वो मुल्क 2 नंबरी से क्यों ना बनाओ। मैंने ये बड़ी दफा कहा है कि अगर मैं 1940s में होता तो आई वुड नॉट हैव सपोर्टेड द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल स्टेट लाइक इसराइल, लेकिन अब तो बन गया, क्या करें। उन्होंने रिसीड किया 2005, ठीक है, वो वेस्ट बैंक के अंदर जो उनके हार्डकोर यहूदी हैं। मजे की बात ये है, गजा को उन्होंने रिसीड इसलिए किया कि गजा की उनकी रिलीजन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई रिलीजियसली सिग्निफिकेंट साइट्स गजा में मौजूद नहीं है, वेस्ट बैंक में है। वेस्ट बैंक का जो एरिया, उसको पूरी हिस्ट्री में जुडेया बोला जाता था। उनकी सारी जो रिलीजियस सेक्रेट साइट्स हैं वो सारी की सारी जुडेया में। इवन जो मॉडर्न इसराइल है उसके अंदर भी कोई, ये मोस्टली जो सिटीज हैं ये सारे बाद में बने हुए हैं, ये नए सिटीज हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने अभी तक क्या सीखा है, राजा, फेमस बायोलॉजिस्ट, फेमस हिस्टोरियन, फेमस रिलीजियस स्कॉलर से हमने क्या सीखा है जी, गामदी साहब, हसन इलियास साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जिनकी अपने मजहब के लिए खिदमत दहाइयों से चल रही हैं, स्पेशली गामदी साहब। राजा आता है और राजा कहता है ये रैंड कॉर्पोरेशन मुसलमान है, कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है, यानी इनको यहूदियों और अमेरिकियों ने खरीदा हुआ है, और इसलिए वो ये नैरेटिव पैडल कर रहे हैं कि अपने बंदों को मरवाना बंद करो। छोटा सा 0.0071% पूरी मुस्लिम दुनिया का हिस्सा है, यानी एक नाखून से भी छोटा, तो उसके लिए अपने बच्चों को मरवाना बंद करो। इसका मतलब है कि वो यहूदियों के एजेंट है और वो जो ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम है उसको चलाना है। ये है जी एविडेंस। क्या है एविडेंस नहीं मांगते होते हम यहाँ पे। राजी करने के लिए जो लोग हैं उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, उसमें गामदी, हसन इलियास वगैरह वगैरह, ये लोग हैं कि उनके नैरेटिव को ये किसी न किसी तरह से वो आम करें। सो जैसे कि अभी आपने हसन इलियास साहब के बारे में जो बातें थी वो तो आपने सुनी, वो सिलसिला जारी भी रहेगा। हसन इलियास के ऊपर भी कोई बातें की हैं, क्या मुझे नहीं पता हसन इलियास और गामदी साहब का। अच्छा हसन इलियास और गामदी साहब का है। There has to be a reason. अब लोगों की जहन साजी करने के लिए जो लोग हैं उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, उसमें गामदी, हसन इलियास वगैरह वगैरह, ये लोग हैं कि उनके नैरेटिव को ये किसी न किसी तरह से वो आम करें। सो जैसे कि अभी आपने हसन इलियास साहब के बारे में जो बातें थी, यानी वो अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर उनकी कोई ओपिनियन है वो अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता, ये तड़कोना, ये ही इसी की ओपिनियन एक तो ठीक भी है और वही ज्यादा आगे जानी चाहिए। वाह, अच्छा जी, वो तो आपने सुनी, वो सिलसिला जारी भी रहेगा। लेकिन ये जो मोहतरम रह गए थे ये कैसे पीछे रह सकते थे, आखिरकार रैंड कॉर्पोरेशन है, कुछ ना कुछ तो करके देना है उनको। तो ये फरमा रहे हैं कि अब मुआखात कर ली जाए कि इन लोगों को वहां से निकाल ली, क्यों, तुम जेलम से क्यों नहीं चले जाते। अच्छा, ये एक आपने टर्म सुनी है, साइऑप्स। साइऑप वो एक ऑपरेशन है, कंस्पिरेटोरियल ही है बात, लेकिन क्योंकि कंस्पिरेसी थ्योरी यहाँ पे चलती हैं। साइऑप का मतलब ये होता है कि कुछ हुकूमतें जैसे ज्यूइश लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी, CIA की अमेरिकन लॉबी, वो अपने कुछ बंदे छोड़ देते हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए अपने दुश्मन या अपने जो एडवर्सरीज हैं। फॉर एग्जांपल यहूदियों के दुश्मन मुसलमान हैं, तो यहूदी वो क्या करते हैं, वो अपने कुछ एजेंट छोड़ देते हैं और वो एजेंट उन लोगों में अपना ट्रस्ट बहाल करने के लिए उसी जिसने उनको हायर किया होता है, जैसे यहूदी लॉबी है, उनके खिलाफ बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि जिस सोसाइटी में उनको इम्प्लांट किया गया है वो सोसाइटी उसको अपना ले। फॉर एग्जांपल जैक्सन हिंकल है, वो जैक्सन हिंकल यमन के अंदर बैठा हुआ है और वो पिछले कोई 3 सालों से 2 सालों से खूब इसराइल और अमेरिका की धज्जियां उड़ा रहा है, वो अमेरिकन है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका ट्विटर का अकाउंट क्यों नहीं बैन हुआ अभी। इसका मतलब ये है कि उसका ट्विटर का बैन इसलिए बैन नहीं हुआ क्योंकि वो चाहते हैं कि उसका जो एंटी अमेरिकन या एंटी वेस्ट नैरेटिव है वो ज्यादा पैडल हो और जो मुसलमान है वो उसके फैंस बने, क्योंकि अगर डिलीट ही कर दी उसके
सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, तो उसका नैरेटिव कैसे पहुंचेगा और वो उसकी जान खतरे में आ सकती है। तो इसको कहते हैं साइऑप, यानी अपना बंदा छोड़ देना और वो उसका ट्रस्ट बहाल करने के लिए अपने आप को गालियां पड़वाना। तो मुझे लगता है कि राजा भी कहीं साइऑप का हिस्सा तो नहीं, ये मुसलमानों में अपना लोहा मनवाने के लिए, अपना एतमाद बढ़ाने के लिए कहीं यहूदियों को इसलिए तो नहीं पेल रहा क्योंकि ये उन्हीं का भेजा हुआ बंदा है। बात है सोचने वाली। साइऑप, मुझे भी लग रहा है कि ये साइऑप का कोई हिस्सा है, ये राजा यहूदी एजेंट मुझे लग रहा है। Why? There has to be a reason. कोई आदमी डिबेट करने के लिए मौसूफ के दरवाजे पे आए तो अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। ये नहीं कहते कोई मेरे साथ मुलाकात करो यार, मुझे निकालो यहाँ से। नहीं, वो कोई इन्होंने प्लॉट शॉट लिया हुआ है, शायद बता रहे थे किसी पॉडकास्ट में, मैंने लिया था। आए कोई लोग वहां पे कब्जा कर लेते हैं, देखते हैं इंजीनियर साहब क्या फरमाएंगे। तो यार ये कितने गफर लोग हैं, ये स्टेट के मामलों को इंडिविजुअल मामलों से कंपेयर करते हैं। क्या इनके जो प्लॉट है इंजीनियर साहब का, एनालॉजी ये दे रहा है कि मुलाकात का मतलब यानी इस्लाम मशवरे से निकल जाए, अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। यानी ये कह रहा है कि जिस तरह इंजीनियर साहब की जमीन के ऊपर कब्जा हुआ तो इंजीनियर साहब तो लड़ने नहीं जा रहे, तो उसी तरह फलस्तीनी कैसे अपनी जमीन छोड़ के चला जाए जिसके ऊपर इसराइलियों ने, यहूदियों ने कब्जा किया। ओए अकल दे अन्या, क्या इंजीनियर के बच्चे मारे जा रहे हैं उस जमीन के ऊपर? क्या इंजीनियर के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं उस जमीन के लिए? स्टेट के अंदर के जो मामले होते हैं, स्टेट कभी किसी को, लोगों को स्टेट की तरह बिहेव करने की क्यों नहीं इजाजत देती? स्टेट का क्यों मामला होता है कि जो मोनोपोली ओवर वायलेंस है वो सिर्फ स्टेट के पास होती है, आम लोगों को नहीं दी जा सकती वो, क्योंकि फिर आपको अदालतें बनाने का क्या फायदा? आप अदालतें बनाते ही इसलिए हैं कि अगर आपका कोई फड्डा है तो मेरे पास आओ, स्टेट के पास आओ, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूं, वरना इस तरह गले एक दूसरे के ना काटूं। लेकिन स्टेट्स इस तरह बिहेव नहीं कर सकती, क्योंकि जब स्टेट्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं तो वहां पे इंटरनेशनल अदालत तो टूथलेस होती है। एक डेमोक्रेसी है, एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मानती नहीं है, वो अस्पतालों के नीचे छुप जाती है, जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, वो अस्पतालों स्कूलों के नीचे छुप जाती है। इसराइल कहता है मैं क्या करूं, मैं कैसे रूल्स ऑफ वॉर को फॉलो करूं जब जो मेरी ऑपोजिशन है वो रूल्स ऑफ वॉर को फॉलो ही नहीं करती, तो मैं कैसे करूं? इसलिए वहां पे उनको बम गिराने पड़ते हैं। तो फजूल एनालॉजी, जब इंजीनियर के ऊपर बम गिरने लग जाए या उनके बच्चों को मारा जाने लग जाए एक जमीन के प्लॉट के खतरे के लिए, मुझे 100% यकीन है कि इंजीनियर साहब, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इस जमीन के टुकड़े की कीमत मेरी औलाद से ज्यादा है। कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, कुछ जुनूनी डफर इस तरह का आदमी हो, ये भी नहीं करेगा। ये सारे ड्रामेबाज, मैंने आपको बताया ना, नेदरलैंड का पास पकड़ के बैठा हुआ गिर्त विल्डर्स दिन रात रसूलुल्लाह को गालियां देता है, इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं कभी निकला गिर्त विल्डर्स के बारे। राजे निकालना भी ना ड्रामेबाजी के लिए, और बड़ा सोच समझ के निकालेगा अगर निकालेगा भी। लेकिन मैंने सबटाइटल्स बना के गिर्त विल्डर्स को मैंने भेजना जरूर है। गिर्त विल्डर्स को क्या, उनकी अदालत को भेजना। उन्होंने वो जो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर था, क्या नाम था, समथिंग लतीफ, खालिद लतीफ मेरा ख्याल नाम था, उसने जोश में आके कह दिया ताड़ी ऐसी ऐसी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर जुर्म आयद कर दिया हुआ है। तो जब वो जैसे ही पाकिस्तान से बाहर निकलेगा तो उसको पकड़ा भी जा सकता है। तो राजे ने तो अपना एक चोर दरवाजा रखा हुआ है जाहिल अजीम की तरह, कि जब पकड़ा जाएगा तो भागना बाहर ही है, इसलिए कभी भी इसके मुंह से, सोचनी से इस तरह के अल्फाज नहीं निकलेंगे। लेकिन फलस्तीनी, तुम तो एवं ही हो, मरो 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 इस जमीन के टुकड़े की खातिर, ताकि तुम्हारे बच्चे मरते जाएं, उनके चीथड़े उड़ते जाएं। लेकिन हमारी जो इस्लामिक जो फैंटेसी है कि यहूदी मरेंगे क़यामत वाले दिन, वो पूरी हो जाए किसी। अपना तो एक प्लॉट नहीं छोड़ते, अपनी एक एकेडमी नहीं छोड़ते, अपना एक रुपया नहीं छोड़ते, और वो लोग जो वहां पे मजलूम हैं और वो डिजर्व करते हैं कि आलम इस्लाम के स्कॉलर्स इस वक्त मजबूर करें अपनी हुकूमतों को कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान में कितनी जगह पे कहा गया है कि उठो इन लोगों की हिमायत करो सारी जिंदगी। कहां कुरान? अभी इसने जो जिस वीडियो में चैलेंज किया ना, कहता मैं तो अपने आप को हदीस और कुरान का एक्सपर्ट नहीं समझता, मैं इसलिए इसके ऊपर डिबेट नहीं करता। वो ये इसकी ओपिनियन इसलिए चेंज हुई क्योंकि लोगों ने इसके बाद में बड़े छितर मारे उस डिबेट के बाद, जो इसने मेरे साथ, इसमें सही हदीसों को ज़ईफ कह दिया, कुरान के तर्जुमे के आई थई फेर दी, तो अब इस्लाम के ऊपर डिबेट नहीं करता। तो अब फिर ये कौन सी आयत है जी? खैर जरा मैं आपको कुरान शरीफ के भी ओपिनियन बता दूं इसराइल के मामले में। कुरान शरीफ के अंदर फलस्तीन का जिक्र एक दफा भी नहीं हुआ, एक दफा भी नहीं हुआ। अच्छा जी, मैं आपको जरा कुरान शरीफ की आयत भी दिखा दूं, जिससे मर्जी पूछ लें। यानी फलस्तीन को कहते हैं ये यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, कुरान शरीफ में तो एक दफा फलस्तीन का जिक्र नहीं हुआ। हाँ, जिक्र हुआ यहूदियों का, बनी इसराइल का, और जमीन के टुकड़े की बात हुई है। जो मुसलमानों की इसके ऊपर ओपिनियन है मैं वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन अपना माइंड खुद बनाइएगा जी। सूरह बकरा की 58वीं आयत है। फिर याद करो जब हमने कहा था, यानी अल्लाह मियां ने कहा था यहूदियों को कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह चाहो मजे से खाओ। ये अल्लाह मियां यहूदियों को कह रहे हैं कि याद करो मैंने तुम्हें ये जमीन दी थी कि जाओ मौज मस्ती करो इसके अंदर। ठीक है, आगे उनकी लड़ाई होगी वो और बात है। अच्छा जी, चैप्टर 7 वर्स नंबर 137, इसके अंदर क्या जी? और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाकर रखे गए थे, यानी यहूदियों को, उस सरजमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया, जिसे हमने बरकतों से माला माल किया। यानी ये इस एरिया की बात हो रही है, जुडेया, लेवांट चलन छोड़ने से जुडेया की बात करना, कि अल्लाह मियां ने मजलूम लोग यहूदियों को ये एरिया, ये जमीन दे दी थी। अच्छा आगे चलते हैं, चैप्टर 5 वर्स 21। ए मेरे लोगों, ए बरादराने कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, पीछे ना हटो और ना काम और ना मुराद पलटोगे। ये भी यहूदियों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह में फलस्तीनियों का जिक्र नहीं हो रहा। एक जगह पे फलस्तीन का वर्ड है ही नहीं मेंशन। अच्छा जी, चैप्टर 17 वर्स नंबर 104। और इसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब तुम जमीन में बसो, फिर जब आखिरत के वादे का वक्त
आन पूरा होगा, हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। यानी ये आखिरत का जिक्र हो रहा है कि अल्लाह मियां ने बनी इसराइल को वो जमीन दे दी और फिर आखिरत आएगी तब की तब देखी जाएगी। अच्छा, ये को चैप्टर 5 सूरह माइदा की वर्स नंबर 60। फिर कहो, क्या मैं उन लोगों की निशानदही करूं जिनका अंजाम खुदा के यहाँ फासिकों के अंजाम से भी बदतर है, और जिन पर खुदा ने लानत की, जिन पर उसका गजब टूटा, जिन में से बंदर और सुअर बनाए गए। यहाँ पे ये भी यहूदियों का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने तागूत की, वो जो है तागूत ट्रांसग्रेशन किया, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, कुफर किया, जिन्होंने तागूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है और वो सिवाल सबील से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उनको बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन कहीं पे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये नहीं कहा कि जमीन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से छीन ली। इसके ऊपर हाउएवर मैं आपको मुसलमानों की ओपिनियन भी बता देता हूँ, जो चोर दरवाजे की ओपिनियन है, मेरे नजदीक वो ओपिनियन बड़ी गलत है, क्योंकि अगर हमने सिर्फ कुरान को बेंचमार्क बनाना है तो अल्लाह मियां एक छोटी सी लाइन ऐड कर सकते थे कि अब मैंने अपडेटेड मजहब भेज दिया है, अब मुसलमानों के ऊपर फर्ज है कि यहूदियों से वो जाके वो जमीन छीन लो। उस वक्त तो क्रिश्चियंस के हाथ में थी, लेकिन उनसे जाके ये छीन लो। उन्होंने, अल्लाह मियां ने कहीं पे नहीं कहा। ये अजीब अल्लाह मियां ये कहते हैं कि जब यहूदियों ने नाफरमानी की तो अल्लाह मियां ने उनसे जमीन छीन के मुसलमानों को दे दी। आप ही बना लिए बात। हालांकि यहूदियों के साथ फिर वो बैबिलोनियंस ने किया, फिर उसके बाद रोमन्स ने उनसे जमीन छीन ली, फिर जब रोमन्स ने छीनी तो उसके बाद उनके पास कभी नहीं आया, फिर क्रिश्चियंस के पास चली गई। तो ये पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन मौजूद थी उस वक्त, लेकिन फिर भी इसके होने के बावजूद अल्लाह मियां ने कुरान में एक जगह पे नहीं कहा कि मैंने यहूदियों से जो उनको जमीन दी थी क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की तो उनसे छीन ली। एक जगह पे भी कुरान शरीफ ने ये बात नहीं, लेकिन इन्होंने बना लिया कि हाँ जी ये अल्लाह मियां का मतलब यही था कि हम तुम ले लो अब जाके। कोई ऐसा मतलब नहीं था। अगर हम सिर्फ कुरान शरीफ को माने तो ये जमीन क़यामत तक अल्लाह मियां ने यहूदियों को तोहफे में दी, लेकिन ये वही वो इस्लाम की नाक मोम की तरह जहां मर्जी मोड़ लो, जहां पे इनको फायदा है, ये जब इनको जरूरत पड़ती है ये कुरान शरीफ को भी ट्रक के नीचे फेंक देते हैं अपने मुफादात। यार ये राजा अपने खुद मुंह से कह चुके इसको कोई इल्म नहीं है कुरान और हदीस, फेमस इस्लामिक स्कॉलर। इस आदमी सारी जिंदगी इस आदमी ने कहा गया है कि उठो इन लोगों की हिमायत करो। सारी जिंदगी इस आदमी ने आपको बताया है कि जनाब हुसैन ने क्या कुर्बानी दी है। ये वो लोग हैं जिनके लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ये दिल तोड़ देने वाले जुमले मौजूद हैं कि ये वो लोग हैं जो मेरे बाबा के खून में लुकमे डुबो के खान। ये है वो इंजीनियर जो हुसैन फरोशी में सारी कैरियर इसने अपना लगा दिया है। आज जब वक्त आया है तो मुवाखात कर लो ना भाई। तुम वो गांधी साहब के साथ तो मुवाखात हुआ, जिनके हैं उन्होंने जाके उनको जगह दे दी है, या बिटवीन द लाइंस आप ये कह रहे हैं कि मुझे भी वहां पे ले जाओ, मेरे साथ भी मुवाखात करो। अच्छा, यानी ये कह रहे हैं कि गांधी साहब ने जो टेक्सास में जो इस्लामिक सेंटर बनाया वो यहूदियों ने दिया है क्योंकि यहूदियों के बारे में गांधी साहब ने अपनी ओपिनियन सॉफ्ट रख दी है। इनके पास स्वाय चूरन के जज्बाती बातों के कुछ भी नहीं है इनके पास बेचने, कंस्पिरेसी थ्योरी का नहीं है इसके पास। फलस्तीन के साथ कौन सी मुवाखात करोगे, निकालो उनको। यही तो ट्रंप कह रहा है, यही इंजीनियर भी कह रहा है, यही नेतन्याहू कह रहा है। क्यों हमें इंजीनियर ट्रंप और नेतन्याहू एक पेज में क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। दिस इज अ कॉमन सेंसिकल आर्गुमेंट। जब आपने 1 मिलियन मुसलमान पंजाबी इंडियन पंजाब से निकाल के पाकिस्तान में ले आए और इधर से 1 मिलियन उधर ले गए, तो जब 2 मिलियन की पॉपुलेशन एक्सचेंज इधर हो सकती है क्योंकि आपको फायदा है, तो उधर क्यों नहीं हो सकती? और जाहिर बात है जब आपने उनके ये आखिरी ये फाइनल स्ट्रॉ था, मुझे नहीं लगता ये 2 स्टेट सोल्यूशन, मैंने भी हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट किया। ये बड़े बेशर्म, ये अभी तक 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते। ये कहते हैं नहीं हमें पूरे का पूरा चाहिए, 1 स्टेट सोल्यूशन, सेकुलर स्टेट बनाएंगे। अच्छा, कितनी सेकुलर स्टेट है मुसलमानों ने बनाई है कि यहूदी कहें कि हाँ रुको जरा, हम अपनी स्टेट को डिसमेंटल करते हैं और एक मिलजुल के भाईचारे वाली टोटल एक कौमी नजरिया पैदा करते हैं। ये वो लोग हैं जो 2 कौमी नजरिया बनाने वाले। इसराइल को कह रहे हैं एक कौमी नजरिया बनाओ और वहां पे जो रहेगा वो प्यार मोहब्बत से रहेंगे। और तुम लोगों का कहीं पे ट्रैक रिकॉर्ड है कि तुम किसी के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हो? तुम तो जिनके मुल्कों में जाते हो उधर जाके उनकी धज्जियां उड़ाने लग जाते हो। इंजीनियर के मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि अगर कुछ भी नहीं अगर हो सकता ना मुसलमान मुल्क उसमें अगर अमली तौर पे जंग नहीं कर सकते तो इसराइल को सिर्फ ये पैगाम दे दो कि एयर कवर हम दे रहे हैं, ग्राउंड में तुम अपनी आईयूएफ को भेजो, वहां पे जो फलस्तीनी है वो तुमसे पूछ लेंगे जब आमने सामने जंग होगी। लेकिन ये जो इम्बैलेंस है पावर का, इसमें बैलेंस हम लेके आते हैं। अगर तुम्हारा कोई त्यारा गजा जाता है तो हम भले फुल फ्लेज जंग पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहां के जो मजलूमीन है उनको हम एयर कवर जरूर देंगे। किसे खोचल दे आस, कौन सा मुल्क है जो तुम्हारा एयर कवर देगा? उनके पास F-35। जब ईरान ने धमकी दी थी तो अमेरिका ने 2 बहरी बेड़े अपने इसराइल में भेज दिए थे बाइडेन के अंडर, जो उस वक्त वो इसराइल को थोड़ा हथौला रखने के लिए कह रहे थे। तुम ट्रंप जो पूरा प्रो इसराइल है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास कौन से बहरी बेड़े हैं जो तुमने वहां पे भेजे हैं? कौन से तुम्हारे पास F-35 की लाइनें लगी हुई हैं? क्या है क्या तुम्हारे पास जो तुम उनको एयर कवर दोगे? यानी ये बातें इनसे चवलों से करवा लो, जितनी मर्जी लंबी छड़वाई जाओ। जाहिर बात है सुनना किसने? वो शलवारों तोतियों वालों ने सुनना, जो खच्चर के ऊपर बैठ के चले जाते हैं कि हम जा रहे हैं गजा से जिहाद करने के लिए। क्या मैं बोल कि तुम मस्जिदें, चर्चेस, हॉस्पिटल, हर वो चीज जो अच्छा चर्च से हमें बीच में घुसा दिया, चर्च से उनको घुसाने। पूरे गजा के जो पॉपुलेशन उसका 1% हिस्सा है क्रिश्चियंस, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके चर्चेस वहां पे थे। जाहिर बात है जब जंग होगी तो अनफॉर्चुनेटली सारे मरेंगे। लेकिन जो जंग का जो प्रेमिस है वो यही है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को उन्होंने समझा कि हम जाके उंगली करेंगे और फिर इसराइल धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा। तो ये
उनका एडवेंचर था मिस एडवेंचर बन गया, और फिर उसके बदले में उन्होंने इतनी ठुकाई की सम पीपल माइट से कि ओवरहैंडेड अप्रोच थी, बट उनकी डॉक्ट्रिन का हिस्सा, जिस तरह इन लोगों की डॉक्ट्रिन का हिस्सा है ना कि हमने जी पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराना है, हम जी अपना खोया हुआ वकार वापस हासिल करना है, वर्ल्ड की सुपर पावर हमने बननी है, पूरी दुनिया में हमने इस्लाम का झंडा लहराना। उस तरह उनका आफ्टर हॉलोकॉस्ट उनका एक नजरिया है कि नेवर अगेन। ये उनकी हर जगह पे, ये उनका कौमी, जैसा पाकिस्तान का जो ये 2 नंबर इनका स्लोगन है ना, ईमान इत्तेहाद तंजीम, उनका स्लोगन है नेवर अगेन। वो बड़े डॉगमेटिक है इसके ऊपर। सारी बात, अपनी आबादी का 50% हिस्सा उन्होंने एंटी सेमिटिज्म के ऊपर खो दिया। यू कांट ब्लेम देम फॉर थिंकिंग लाइक दैट। इंसानियत की खिदमत के लिए बने हुए हैं, उसको तबाह बर्बाद किए जा रहे हो, तख्तो ताराज किए जा रहे हो। लोग वहां पे ना ईदें मना सकते हैं, ना क्रिसमस मना सकते हैं। बुरी हालत हुई है, खुले आसमान के नीचे एक अच्छा, इसके मुंह से एक जबान निकली जो अभी मैंने 1-2 हफ्ते पहले वहां पर हजारों की तादाद में जो गजा के लोग निकले, जो हमास के खिलाफ नारेबाजी की, इस थत्थे के मुंह से एक लफ्ज निकला, इसकी जबान हिली कि हमास के खिलाफ वहां के लोग बोल रहे हैं नहीं, इनको फलस्तीनियों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया, अपने इस्लामिक फैंटेसी को रिलीव करना इनका मकसद, और कोई मकसद नहीं इनका। छोटे 0.0074 क्यों पीछे इसके पीछे पड़े हैं? वो हदीस सच्ची करनी है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इन्होंने पूरी करनी है। एक ब्रेड के टुकड़े को वो इस वक्त उसके मुंतजिर है, उसकी तलब में है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। और ये ड्रामा करती है। अच्छा, ये था सरप्राइज। ओए ड्रामेबाज। बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। और ये बेगैरत आदमी, मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने इसको गाली दी है। इसने मुझे गालियां दिलवाई हैं अपने लोगों से, मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। इसने मुझे एक चीज से गालियां दिलवाई हैं, मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। लेकिन इससे मैं कम कुछ नहीं कह सकता कि ये बेगैरत आदमी कह रहा है कि लोग वहां से चले जाए। तुम क्यों नहीं चले जाते? अच्छा, यानी ये कह रहा है ड्रामे करवा लो। अच्छा, नीचे कमेंट्स होंगे इसी तरह के, जो जाहिल जज्बाती कौम है, उन्होंने इसी तरह करा। जंगों में लोग मरते हैं, इसीलिए कहते हैं कि उंगली नहीं करनी चाहिए जहां पर आपको आगे से चपेट पड़ने का खतरा हो। ऑब्वियसली जो लोग मर रहे हैं, 40,000 के करीब लोग मर चुके हैं, बहुत सारे उसके अंदर औरतें और बच्चे भी हैं। मेरे ख्याल से 30,000 के करीब औरतें और बच्चे भी हैं। हमास के फिगर्स हैं, बट आई लेट्स जस्ट हुस्न ज़न रखते हैं। जंगों में तो ऐसा होता है, जंग करोगे तो ये तो होगा। अब आप अभी अफगानिस्तान के साथ अपने बरादराना मुसलमान मुल्क के साथ जंग करते हैं, लोग तो मरेंगे उसके अंदर। इसीलिए सोल्यूशन ये होता है कि जंग को अवॉइड किया जाए। लेकिन आपके अंदर के आपकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है जिहाद करना, आपके अंदर हर वक्त खुजली होती रहती है। वो अंदर से ये कीड़ा कभी मरना नहीं है इनके अंदर से। इन्होंने वो खुजली करते रहना है, जिसके नतीजे में इन्होंने छेड़खानियां करते रहना है। वो आगे से क्या कह के थक गए हैं कि तुम हमारा एक बंदा मारोगे, हम तुम्हारे 100 बंदे मारेंगे। तो बंद कर दो उनके बंदे मारना, लेकिन नहीं, जमीन भी चाहिए तुम्हें, तो फिर ये काम तो होगा। अगेन, ये मुहावरा बना हुआ है, इट्स क्रूड, इट्स हार्श, लेकिन ये सच है कि आटे के साथ घुन तो पिसता है। और यही वजह है कि बहुत सारे गजा के लोग हमास के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, बेदर्दी से हमास ने मारा, सरों में गोलियां। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है ट्विटर के अंदर कि लाठियों से उनको इतनी बेदर्दी से उन लोगों को मारते हैं हमास वाले जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लाठियां मार मार के उनकी, मैंने ऐसी वीडियो देखी, उनकी टांगे स्नैप हो गई, यानी लटक, बिल्कुल टूट के लटक रही हैं ऐसे, सिर्फ डंडों से। इतनी बेदर्दी से मारते हैं, शिन बोन्स वगैरह। ये इसके आंसू तब कहां जाते हैं? ड्रामेबाज, प्योर फ्रॉडिया, एब्सोल्यूट फ्रॉडिया पीपल। मर गई गैरत तुम्हारी कि बाकियों को भी तुम ट्रांसजेंडर कर रहे हो। बाकियों को भी ट्रांसजेंडर कर रहे हो, वाह। जुगत को भी थोड़ा अपडेट करती है पाकिस्तान में। आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन। वो पाकिस्तान में एक जुगत बनाई हुई है इन लोगों ने, खुसरा हो गया, तू नमर्द हो गया, तो ये उनको कह रहे हैं नमर्द। तेरी मर्दानगी किधर गई है लड़कों ने? चपड़गंजू, किधर गई तुम्हारी मर्दानगी? तुम क्यों नहीं जाते? तुम्हारे तो मुंह से गिरत विल्डर्स के हवाले से लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकलता, क्योंकि जाना उधर ही है तुमने। जाओ ना जरा, बड़ा आसान है तुम्हारे लिए। यहाँ से टिकट कटा के इजिप्ट जाओ और वहां से कोई तरीका निकाल के कोई वहां पे कोई जमीन पे कोई काम तो करो ना। या इनके पास सोल्यूशन क्या? KFC उड़ा देंगे तकरीरें। अभी वो मौलवी डीजल ने वहां पे कराची में बहुत बड़ी रैली निकाली। वो कह रहे हैं पाक फौज, अगर तुम जंग नहीं कर सकते इसराइल के साथ तो बॉर्डर खोल दो। वो खोते हो, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ इसराइल ਦੇ ਨਾਲ? है कि खोते ते बह के जाओगे या उड़न खोते ते बह के जाओगे? किस तरह जाओगे, कैसे वहां पे? ड्रामे। अवाम को इश्तियाल दिलाना, इश्तियाल। और अवाम या हो ना कोई बहुत बड़ी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजाद कर रही हो, रॉकेट इजाद कर रही हो, बड़ी कोई ब्रेक थ्रूज दे रही हो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया थर थर कांप रही हो कि हाँ, अगर इन्होंने हमारा बॉयकॉट कर दिया तो वैक्सीन की कमी हो जाएगी, कोई स्पेयर पार्ट्स आना बंद हो जाएंगे। और डफर जाहिल अवाम तुम्हारे पास 0/0 तुम्हारा रिजल्ट है। तुम चाहे पुट्ठे होके नचो या एक लाते तमाल पाओ, फर्क तो दुनिया को पड़ता नहीं है कोई। KFC, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, अव्वल तो ये इसराइली कंपनियां नहीं है। इनका जो ग्लोबल जो रेवेन्यू का शेयर है, जो पाकिस्तान से मेरे ख्याल 1% भी नहीं निकलता होगा। हमने बॉयकॉट कर दिया, जी हमने धजियां उड़ा दी, होते हो। अभी वो वसीम अकरम की मैं एक वीडियो देख रहा था, उस पे वसीम अकरम बेचारे कह रहे थे कि PSL का ब्रांड है मेरा ख्याल KFC। वो कह रहे थे वो PSL पाकिस्तानी ब्रांड है,
और तुम लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हो, तो तुम तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये नेशन स्टेट्स का जमाना हो जाहिलों, ये एम्पायर्स का जमाना नहीं है। नेशन स्टेट्स का मतलब ही ये है कि जो नेशन स्टेट्स होती हैं वो अपने सर्वाइवल को देखती हैं, वो अपने इंटरेस्ट को देखती हैं। पाकिस्तान जैसे बेचारे भूखे नंगे लूले लंगड़े मुल्क का कोई नेट गेन प्रॉफिट नहीं है। तुमने करना क्या है? ये असल में इनका भी कसूर नहीं, इनको बेचारों को बचपन से ही बताया हुआ पाक फौज, पाकिस्तान इस्लाम का किला है। पाकिस्तान फौज दुनिया की 7वीं बहुत बड़ी फौज है। I'm sorry to say, एक जंग पाकिस्तान फौज जीती नहीं है। वेस्टर्न बॉर्डर पे तालिबान है, एक मिलिशिया है, इनसे वो काबू में नहीं आ रही। इन्होंने जाना है इसराइल के पास। अव्वल तो इसराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई भी इस्लामी मुल्क अगर बीच में शरारत करता, अमेरिका ने इनको लीरो लीर कर देना, ख्वाब इनके एयर कवर देना। ये बेगैरतों का दीन नहीं है। जाओ किसी और का कलमा पढ़ो और बताओ कि अंदर से तुम उन लोगों के हो। ये तुम्हारी असल औकात। ये बस ये इस्लाम फरोशी। क्या करोगे उस दिन जब यही फलस्तीनी बच्चे हशर के दिन, क़यामत के दिन तुम्हें गिरबान से पकड़ के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये वो आदमी है जिसकी 30 लाख की फॉलोइंग थी और ये उनको कह रहा था कि हमारे साथ खड़ा ना हो। ये नहीं कह रहा खोतिया, वो इन्हीं बच्चों के लिए कह रहा है कि इन बच्चों को मरवाना बंद करो। ये रिवर्स साइकोलॉजी। कौन सा कोजा मुंह क़यामत वाले दिन आप लेके जाएंगे राजा साहब, जब फलस्तीन के वो बच्चे जिनके चीथड़े उड़ रहे हैं आपकी इश्तियाल अंगेजी की वजह से, आपकी इस इंसिस्टेंस की वजह से कि ये जंग जारी रहे, लड़ते रहो मुसलमान के बच्चों, कुर्बानियां देते रहो अपनी, लेकिन वो जमीन का टुकड़ा हाथ से ना जाने देना। क्या जवाब दोगे? वो बच्चा जब वो तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा, कहेगा कि ये तुमने क्यों जंग को हवा दी, क्यों हमारे चीथड़े उड़वाए, जब तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी तो उंगली करने का तुम्हें क्या शौक? क्या जवाब दोगे? वो ऐसी जज्बाती बातें तो कोई भी कर ले। बल्कि इनको घरों से निकालो, बाकी अरब मुल्क ले ले, बाकी नहीं, गैरत दिलाओ बाकी अरब मुल्कों को। गैरत करो, कुछ गैरत तुम्हारे अपने बीवी बच्चे, क्या तुम आंखों में आंखों उनके डाल के उनको बताते होगे? देखो गैरत कौन दिला रहा है? फिर से वही बात आ जाती है, गिर्ट विल्डर्स नीदरलैंड का पासपोर्ट रख के बैठा हुआ है। ये जज्बाती बातें, लोगों को चूना लगाने वाली बातें। यानी मरो, मेरे फलस्तीन के बच्चों मरते जाओ। अच्छा चलो मैं इसका और स्टीलमैन करता हूँ। ये कह रहा है कि हमें दुख है कि जो फलस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, तो मुस्लिम दुनिया के जो लीडर्स हैं, सऊदी अरब है जो यमन को इतने से यमन को काबू नहीं कर सका, सऊदी अरब है, ईरान है जो छेड़खानी करता है तो देख लेता है, अभी ईरान की धज्जियां उड़ा देनी है, मेरा ख्याल 1 महीने के अंदर अंदर जंग हो जानी है। आई डोंट नो, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ईरान कितने पानी में है वो भी देख लेंगे। और पाकिस्तान एटमी हथियार वाला, जिसके पास सिवाय एटमी हथियार के और कुछ भी नहीं है, ना नेवी है, जाएंगे कैसे वहां पे? उनको ये कह रहा है कि आप ऐलाने जंग, जब लाहौर के ऊपर बम गिरेंगे ना, तब इसी खोते ने भाग जाना है नीदरलैंड में। लिखवा ले मेरे से, अपने बीवी बच्चे समेत सबसे पहले नीदरलैंड भागेगा अगर पाकिस्तान के ऊपर बम गिरने लग गए। लेकिन वही जज्बाती बातें, लोगों को चूना, बेचो, गप्पे मारो, शायद दिलाओ लोगों को। मुसलमान पहले जज्बाती कौम है, उनके खून को और फैलाओ, यही काम है इनका, और कुछ भी नहीं है। कितनी और ज्यादा लोगों के जहन में हरामकारी तुम डलाओ। कोई शर्म नहीं आती तुम्हें कि तुमने मरना है? इतनी सी जगह होती है कब्र। अच्छा। ना नेतन्याहू आएगा ना ट्रंप आएगा। You can apply the same logic on you. ये जो वॉर मंगरिंग किए जा रहे हो तुम लोग, बार बार वॉर मंगरिंग किए जा रहे हो, जो क्या कब्र के अंदर क्या अजाब तुम्हारे पर पड़ेगा? You can literally reverse every single argument on that. कि जो बच्चे तुमने मरवाए हैं, 7 अक्टूबर को कंडेम नहीं किया, उसके नतीजे में जो रिटेलिएशन हुई है, और उसकी रिटेलिएशन को अभी तक तुम हवा दिए जा रहे हो, क्योंकि इसराइल तो नहीं रुकेगा, वो तो मर ही जाएगा, वो नहीं रुकेगा। कोई नहीं आएगा वहां पे। उसके लिए तुम इस हद तक आ गए हो। अगर गैरत खत्म हो गई है तो इसे ना फैलाओ। पता है जो इनसिक्योर और बेगैरत आदमी में 2 चीजें बड़ी कॉमन होती है। अच्छा। और वो ये होती हैं कि वो अपने आगे पीछे सबको इनसिक्योर और बेगैरत करना चाहते हैं। That's ये इन लोगों की गेम। Again, this can be applied on you. तुम बगैरत आदमी हो, गिर्ट विल्डर्स तुम्हारे, जिसका तुमने पासपोर्ट रखा हुआ है, उसके बारे में तुम्हारी एक ज़बान नहीं निकल। बगैरत आदमी, निकालो अपने मुंह से अल्फाज, गिर्ट विल्डर को गालियां दो ना, जरा पेलो, जरा कहो, इंग्लिश में एक वीडियो बना दो, गिर्ट विल्डर्स को बुरा भला बोलो। और यही जो बातें कर रहे हो कि इसराइल के ऊपर मुस्लिम दुनिया को हमले करने चाहिए या जंग का ऐलान कर देना चाहिए, जरा इंग्लिश में ये वीडियोस बनाओ, फिर हम आगे करते हैं। वैसे ना उर्दू में भी बना दो, कोई बात नहीं, मुझे पता है 2 नंबर आदमी, लेकिन हम डबिंग सबटाइटल लगा के चढ़ा देंगे। करो ना जरा, बगैरत आदमी तो करो गेम। हमें पता है कि हमने मरना। इंजीनियर तुम अगर जरा भी गैरत जो है मुझ पे केस करो। पाकिस्तान में कानून मौजूद है। अच्छा, केस करो। क्या मिलो मुझे अदालत में। क्यों? किसी डिबेट में तो तुम नहीं आ सकते। वो तो तुम में रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, वो तो तुम लोग। अबे तू पहले डिबेट कर चुका हुआ है। ये जो 8 मिलियन है, ये क्या था उसमें जो अपनी चवले मार के आया है इस डिबेट के अंदर, ये 2 इसकी मोस्ट वॉच वीडियो ने, दोनों जाकर देख लें, न्यूट्रल होकर सुनिएगा। इधर भी इसने धुलाई करवाई, सारी बातें गलत करवा दी। इसका मेरे खिलाफ इसके पास एक ही जवाब था, वो एथियस्ट जो होते हैं वो अपनी बहन भाइयों के साथ सेक्स करते हैं। और उसी में रिवर्स जब इसके साथ ये कहते इस्लाम के अंदर इंसेस्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, मर्डर एब्सोल्युटली रॉन्ग है। शॉर्ट्स में भी पड़ी हुई है ये बात है। तो हजरत आदम ने के बच्चों ने आपस में बहन भाइयों ने डिंग डोंग किया, तो इसका मतलब ये एब्सोल्युटली तो ना हुआ। एब्सोल्युटली का मतलब होता है किसी भी केस में नहीं है। मर्डर, कातिल की सजा मौत है, फितना फैलाने वाले की सजा मौत है, तो मर्डर तो फिर अलाउ हो गया, तो एब्सोल्यूट ना हुआ। इसको खोते को अपने आर्गुमेंट्स का नहीं पता, इसको एब्सोल्यूट का मतलब नहीं था पता। डिबेट में फंटी खा के आ चुका है और फिर कहता है डिबेट दोबारा करो। राउंड 2 नहीं तुम्हें मिलेगा, वो मिलना नहीं अब दोबारा, क्योंकि तुम्हें जो रेलेवेंस चाहिए वो नहीं मिलेगी दोबारा। अब यही चुना
चूना बेचो जो ये जज्बाती बातें करके 2 नंबर टेस्ट में बहा के लोगों को जोश दिला के यही चूना तुम्हारा बिकेगा। कभी अपने नजरिए में खड़े हो। हसन इलियास साहब उनको भी पैगाम भेजा, आगे पीछे लोगों ने मुझे फोन करके बताया, वो कहते नहीं हम सामने नहीं बैठेंगे। क्यों बैठे भाई? क्योंकि सामने सवाल बैठेंगे वो लोग जो मौजूद, बाकी जो स्पाइनलेस तबका मौजूद है। लेकिन मैं बताऊं, मैच एक ही दफा होगा, मैच जब एक दफा हो गया वो तारीख में महफूज हो गया, वो पड़ा हुआ है, वो अब क़यामत तक तुम्हारा पीछा करेगा। अब बार बार री मैचेस नहीं तुम्हें देने हमने। कि वो लोग जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दीन अजनबी होगा और वो अजनबी होंगे जो दीन के साथ मफहूम है उनकी बात का, कि वो आखिर में खड़े रहेंगे। डिसोन किए तुम तो। How can you can apply the same shit on you because you're just warmongering। ये तो जमीन अल्लाह ताला, अभी मैंने कुरान से साबित किया है, ये जमीन तो अल्लाह मियां ने यहूदियों को दी थी। कि तुम तो अपना चूना कहां से लेके आ गए बीच में? फलस्तीन का तो नाम ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। कहां पे लिखा हुआ? कब रसूल अल्लाह ने कहां पे फलस्तीनियों के लिए बात की है? रसूल अल्लाह ने किसी हदीस में भी नहीं है। ऑनरशिप ढूंढ रहे हो ना, अपने गले का पटा ढूंढ रहे हो तुम तो, कि किसी न किसी के हाथ में आ जाए। मैं तुम्हें बताता हूं कि हम अजनबी हैं। आखिरी वक्त तक कॉल आउट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि गांधी क्यों गलत, हसन इलियास क्यों गलत, और ये जो पीछे रह गया इंजीनियर जेलम वाला ये क्यों गलत। इसलिए कि इन लोगों ने अपनी गैरत बेच दी है। इन लोगों ने अपनी वो सारी जिंदगी हुसैन फरोशी करने के बाद आज जब उठने का वक्त आया है तो ये लोगों को कह रहा है कि अपनी गैरतों को साइड पे रख। उठने का वक्त है, ये तो नहीं उठ रहा। तुम रख, पता नहीं कैसे साइड पे रख सकते हैं, है भी या नहीं है, हम नहीं रखेंगे। गजा अगर खत्म भी हो जाता है ना, अगर खत्म भी हो जाता है तो हम फिर आखिरी और आखिरत में ये कहने के हम फिर भी काबिल होंगे कि इस जुर्म में हम शरीक नहीं। हमने PSL का बाइकआउट किया, हमने जितनी प्रो इसराइली कंपनी है सबका बाइकआउट, हमने किसी ये आयरन डोम है उसकी हिफाजत की दुआएं नहीं मांगी, हम किसी फिक्री तौर पे किसी नेतन्याहू की दाश्ता नहीं बने थे, किसी ट्रम्प की बिजली खेल नहीं बने, बल्कि हमारा एक ही नारा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलस्तीनियों के लिए कहा कि ये वो लोग हैं जो मफहूम है उनकी बात का जो डटे रहेंगे, हम उन डटे रहने वाले लोगों के साथ खड़े। मफहूम है उनकी बात, पता नहीं कौन सी इसने हदीस है, कौन सी कोई ज़ईफ हदीस उठा के ले आया अपने फायदे के लिए, और बार बार कहते हैं उम्मत के जर्नैलों से, उम्मत के हुक्मरानों से कि गैरत करो। और क्या हो, तुम्हारे बच्चों के जब टुकड़े ऐसे हवा में बिखर रहे होंगे तो फिर तुम्हें याद आएगी इसके जब बच्चों के चीथड़े, आई होप इट नेवर हैपेंस, आई एम जस्ट अगेन जस्ट टू इसी के आर्गुमेंट को मैं आगे लेके जा रहा हूं कि जब किसी के भी, अगर कोई भी बंदा अपने बच्चों के चीथड़े उड़वाने के लिए तैयार हो ओवर अ पीस ऑफ लैंड, टाइनी पीस ऑफ लैंड, मेरा ख्याल उस बंदे से बगैरत इंसान को, अगेन दिस इज व्हाई मैं उन फलस्तीनियों को नहीं मैं कह रहा कि वो बगैरत हैं, वो तो बेचारे फंसे हुए हैं। हमास जिनके बारे में इसकी थोथनी नहीं हिलती, जिन्होंने ये जंग शुरू की, जो अभी तक जंग को खत्म करने के ऊपर तैयार नहीं है, अभी तक ना सरेंडर किया, खुद नीचे टनलों के नीचे घुस जाते हैं, जाके ऊपर बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी आवाम को छोड़ देते हैं चीथड़े उड़ने के लिए। क्यों? ताकि इस तरह के लोग आपको जोश दिलाएं, आपका खून खोलाएं, क्या देखो जी ये क्या हो गया, ये ताकि प्रोपेगेंडा किया जाए। इस तरह के लोग, इस तरह के लोगों के लिए खुद नीचे घुस जाते हैं, लेकिन इसके मुंह से हमास के खिलाफ एक थोथनी इसकी नहीं है। कितना बेशर्म, कितना बगैरत आदमी है ये। पता नहीं है ये सायोप या तो यहूदियों ने मुझे लगता है छोड़ा हुआ है, या फिर ये हमास का ईरान का पिट हुआ। मेरा ख्याल ईरान ने इसको खरीदा हुआ होगा, यही हो सकता है, और तो कोई वजह नहीं हो सकती, या वैसे ही डफर हो सकता है। दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। आज वक्त है गैरत करने का। इन बातों पे अली रलान कहते हैं, इन बातों पे हमें कोई शर्मिंदगी और क्यों हो? जाना नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, जाना नहीं है ना। गिरत बिल्डर्स का पासपोर्ट सरेंडर करना है ना, जाना है, जाओ जरा जहाजूत करो, जहाज खुद करता नहीं है, लोगों को करवाई जा रहा है। तुम्हें बेवफाई पे शर्मिंदगी नहीं है तो हमें वफा करने पे शर्मिंदगी क्यों हो? बाकी जो लोग हैं, आखिर में एक बात कह के मैं उनसे कि अब भी आप लोगों को कोई शक है कि उम्मत के अंदर ये किस तरह के दरिंदे और ये दीमके हैं जो उम्मत के अंदर ये घुसे हुए और अंदर अंदर से आपकी गैर को ये खत्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आंसू टपके नहीं है लेकिन आंखें गीली हुई है। मेरा राजा आपके अंदर थोड़ा एक्टिंग का कीड़ा भी है, मुझे लगता खत्म कर रहे हैं। बचें इन लोगों से, बचें इनके शर से, अपनी फैमिलीज को बचाएं, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपको पता है कि ये लोग आपको किस तरफ लेके जाएंगे। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि उम्मत में मसले दो, एक वफादारों का है और एक बेवफाओं का है। इंसिडेंटली हशर के दिन झंडे भी लगेंगे तो वफादारों और बेवफाओं के लगेंगे। दो है उम्मत में, एक डफर जाहिल लोग, वॉर मंगर, जिनके पास ताकत है नहीं, उंगली शेर के पीछे उंगली करने का जिनको शौक है, मुझे राजे रूजे जैसे। दूसरे लोग वो हैं जो थोड़े सेंसिबल हैं, जो जमीनी हकायक को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि इंसानी जिंदगी की कीमत पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ज्यादा है। मैंने गांधी साहब या हसन इलियास साहब का नैरेटिव इसके ऊपर नहीं समझा, लेकिन जिस तरह ये उनके पीछे पड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है कि उनका भी वही नैरेटिव होगा। और इंजीनियर मिर्जा का मैंने देखा स्टांस, उन्होंने कभी इसराइल इटसेल्फ को सपोर्ट नहीं किया, ना उसकी क्रिएशन को सपोर्ट किया, ना उसके एक्शंस को सपोर्ट किया। उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, शायद उन्होंने मेरी कोई एक आधी वीडियोस देखी हो, उन्होंने दूसरे साइड के आर्गुमेंट को समझा, मुझे लगता है, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आदमी है। मैंने गाजी इल्मुद्दीन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसपे गाजी इल्मुद्दीन के, ये हम बचपन से ना ये कहानी सुनते बड़े हुए थे कि कायदे आज़म ने गाजी इल्मुद्दीन को कहा था तुम एक दफा इनकार कर दो कि तुमने उसका कत्ल किया है तो मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। तो मैंने उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई कोई 2-2.5 साल पहले कि गाजी इल्मुद्दीन उसमें और मुमताज कादरी मलून में, इन दोनों मलूनों में कोई फर्क नहीं था। दोनों ने वहां पे जाके पहले कत्ल करने की कोशिश की, कत्ल किया, और बाद में कहा इंजीनियर मिर्जा के ऊपर 5 कातलाना हमले हुए, पांचों ने जाके कह दिया हमने नहीं किया, गलती हो गया, हमें भड़काया गया, माफ कर दो, हमने तो किया ही नहीं, यानी इनकार कर दिया। ये गाजी इल्मुद्दीन की पूरी जो उस वक्त की पुलिस को जो स्टेटमेंट थी इन्वेस्टिगेशन की, वो पड़ी भी अभी भी, उसके अंदर लिखा हुआ। प्रिंट ने, मेरा ख्याल इंडिया का एक चैनल है प्रिंट, उन्होंने इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाई थी। मैंने खैर उधर से रिसर्च जब कर रहा था उधर से मैंने देखा था, तो मैंने वो वीडियो बनाई। तो उसके कुछ अरसे बाद मैंने देखा इंजीनियर मिर्जा साहब ने अपनी रिसर्च की, उन्होंने मेरा वर्ड नहीं लिया, उन्होंने अपनी रिसर्च की और उन्होंने भी ये बात की कि गाजी इल्मुद्दीन तो फ्रॉडी है, जो तुम्हारा हीरो है, इन सारों का जो ये सारे आशिकाने रसूलों के जो महापिता हैं, जो ग्रैंड डैडी हैं, गाजी इल्मुद्दीन, मुमताज कादरी का भी जो अब्बा है वो
सारे मुकर गए। तो इस तरह की तो इन्होंने झूठी कहानियां बनाई हैं। तो इसलिए मैं इंजीनियर मिर्जा की इज्जत करता हूं कि जब कोई उनके सामने कोई लॉजिकल पॉइंट रखा जाता है तो वो अपने तौर पे रिसर्च करता है और अपनी अक्ल से सोचता है और फिर वो आगे पॉइंट रखता है। तो आई डोंट नो कि उन्होंने मेरी कोई इसराइल के ऊपर वीडियोस देखी है या नहीं देखी, वो मुझे क्रेडिट तो कभी नहीं दे सकते, क्योंकि सारी बातें फिर लोग कहेंगे ओ ये तो मुल्हिद को फॉलो कर रहा है। इसको मुल्हिद या इल्हाद या इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, इसका अकल से ताल्लुक है। आपके पास कोई ताकत नहीं है। ये 40,000 जो बीच में 20-25,000 तो हमास के भी मरे हैं, ये 25-30,000 जो औरतें और बच्चे मरे हैं, ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। ना तुम्हारे पास कोई असला है, ना तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी है। वो सारे मुसलमान मुल्क भी मिल जाए ना, ये जो इनकी फैंटेसी है, वो एयर कवर देंगे सारे मुसलमान, फौजें उधर चढ़ा दो। अभी वो मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी बयान दे दिया कि वो जी आलम इस्लाम को ऐलान जंग कर देना चाहिए। वो तुम्हें नंगा करके मारेंगे, वो लिटा देंगे सारे के सारे शहर। गजा की जो नजर आ रहे हैं, जो जिस तरह गजा जमीन बोस हुआ है, इस तरह सारे के सारे तुम्हारे शहर जो हैं वो मलियामेट कर देंगे। और ये जो खोता है, जो लोगों को इस तरह के जो खोते हैं, जो लोगों के खूनों को उबालते हैं, उनको उकसाते हैं वायलेंस के ऊपर, जंग के ऊपर, ठन ठन निकम्मे, इन्होंने सबसे पहले भागना भाई। और वहां पे जाके फिर वही करेंगे जो इधर जो मुसलमान जो उधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में और ये न्यूयॉर्क में जो मुजाहरे करते हैं, हम खिलाफ अमेरिका के, रह उधर ही रहे होंगे। इतने नलायक और इतनी डफर कौम, ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नो अदर कौम एज डफर एज दिस। 4 दिन की जिंदगी है। हदीस के मुताबिक एक दुनिया अगर 4 दिन के तो टेस्ट मैच क्यों 5 दिन होगा? हो चल। इसके मुताबिक एक समंदर में अगर आप उंगली अपनी डबोते हैं तो वो जो थोड़ी सी नमी आपकी उंगली के साथ आती है, ये है दुनिया की जिंदगी। That's it, no more। अच्छा। मत कुर्बान करें इसको उसके लिए जिसके लिए सबूत दे हमें चलाना मार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले सारे अंबिया खुशखबरी दी है कि उसके लिए तगो तो है। किसी नेतन्याहू पे नहीं, किसी पे खुशखबरी नहीं। दी। नेतन्याहू पे भी लानत। अच्छा, अगर ये दुनिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो। क्यों एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे हो? इनकी अपनी फिलॉसफी इनके कॉन्ट्राडिक्ट करती है इनके एक्शन से। जब इस जमीन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना कुरान के अंदर कहीं पे हुक्म नहीं है कि इसको यहूदियों से छीन के मुसलमानों के कब्जे में लाओ। हजरत उमर ने रसूल अल्लाह की वफात के 2 साल बाद ये काम शुरू किया था, क्योंकि जाहिर बात है कीड़ा था सीरिया पे भी, वो तो फिर उन्होंने सारी जगह पे हमले कर दिए ना, क्योंकि एक एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी, एग्रेसिव आइडियोलॉजी है। मिस्र में गए, ईरान में गए, सीरिया में गए, उधर लिबिया में गए, वो सारे इन एरियाज में गए, फिर ऑब्वियसली इसराइल में भी गए, क्योंकि इस जमीन के ऊपर कब्जा करना था। वो इनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा था। लेकिन इस्लाम के कहीं में, इस्लाम की जो डॉक्ट्रिन, जो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दी है, उसके अंदर कहीं ये शामिल नहीं है कि इस हिस्से को यहूदियों से छीन के मुसलमानों के कब्जे में लाना है। बल्कि इसके ऑपोजिट है कि कुरान शरीफ में बार बार ये कहा गया है कि ये जमीन का हिस्सा अल्लाह ताला ने यहूदियों को दिया। तुम तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। तो जब ये दुनिया ही 4 दिन की है, इसका कोई हकीकत से, इसका ये टेम्परेरी सी चीज है, तो सतु पी के सो जा, तू टेंडे करा, ठंडे पानी नाल नहा ते एंजॉय कर। ये क्या बीच में बंदों को मरवा रहे हो तुम अपने? अगेन ड्रामेबाजियां, कोई इनकी लॉजिक नहीं है। गेट वाइल्डर्स पे भी लानत है, ट्रम्प पे भी लानत है, और उनके जितने फिक्री हमनवा है, जो टेक्सास में बैठा है जेल में, सब पे लानत है। इसलिए कि एक जो कल्बे मोमिन है उसके अंदर ऐसा निफाक नहीं आ सकता कि वो इधर के भी हों या उधर के भी हों। ऐसा नहीं। हम एक ही घर के हैं, वही हमारा फखर है, उसी के साथ जिएंगे, उसी के साथ मरेंगे। ये अपनी बेवफाइयां और अपनी बेगैरतियां ये तुम लोग अपनी बात। ओहो, अच्छा जी, गिर्थ वेल्डर को हल्का सा लानत दे के कह गया। अब इसके ऊपर तो जाहिर बात है कुछ नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर तो इसको भी पता है, हल्का सा क्या, कुछ डिटेल से वीडियो बनाओ। गिर्थ वेल्डर्स ने जो रसूल अल्लाह को गालियां दी हैं, इस्लाम को नंगी गालियां गिर्थ वेल्डर्स ने दी हैं, जिसके ऊपर जैसे टीएलपी वाले तो रोज गालियां देते हैं ना उसको, वो तो धमकियां देते हैं, उस तरह की कोई एक वीडियो बनाओ टीएलपी की तरह की, कोई एक एजुकेशनल गालियां आप नहीं देते, आप बड़े सोफिस्टिकेटेड है, शक्ल आपकी वीडियो बनाए गिर्थ वेल्डर्स के ऊपर, फिर हम आपकी गैरत को भी देख रहे हैं। तो ये राजा ने ड्रामेबाजी करनी थी मेरा ख्याल। टस में बहाने थे, जज्बाती बातें की। जो मुसलमान है, जो पाकिस्तानी मुसलमान जो थोड़ी सी अकल समझ बूझ रखते हैं, ये जो मैंने बातें की हैं, इनको रियलिस्टिक अंदाज से देखें, इनको लॉजिकली और रैशनली एनालाइज करें। क्या अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के शहरियों को मारता है, क्या पाकिस्तान उसका बदला नहीं, उसको फ्यूचर में रिपीट होने से रोकने की कोशिश नहीं करेगा? चाहे इसराइल आपकी नजर में गलत बुनियादों पे बनाओ, नाजायज बनाओ, इसराइल तो नहीं ना इस बात को मानता, वो तो अपने आप को प्रिजर्व करेगा ना, उसी तरह जिस तरह इंडिया कहता है कि आप गलत, मैं भी कहता हूं कि आप खोखली बातों के ऊपर आपने पाकिस्तान को बनाया, आपने मुल्क का बंटवारा किया, आइडियोलॉजी हमारे हीरो हो रहे हैं वगैरह वगैरह। पंजाब का बंटवारा किया, बाकी तो कहीं पे नहीं बंटवारा किया। उधर पख्तूनख्वा का गोरा बंटवारा करके चला गया, आधा अफगानिस्तान उधर, आधा केपी के इधर। तो आप तो अपना कोई जमीन का टुकड़ा डोनेट करने के लिए तैयार नहीं है, आप तो अपनी स्टेट को रोल बैक करने के लिए डोनेशन में देने के लिए तैयार नहीं, तो इसराइल कैसे दे दे? ये वो बात कर रहे हैं इंजीनियर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।